हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप सैनी। पिछले जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर जो पिछले हमने वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पता किया कि आपके पास जब एक अननोन होता है, उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, टू वैल्यूज। ठीक है, टू वैल्यूज आपको मिलती है उसके अंदर। वो जो टू वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकलती हैं, उनको हम रूट्स कहते हैं। वो सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है और इसका अपने फिजिक्स में क्या यूज है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपके पास दो टर्म होती है। कैसे देखो, जैसे a प्लस बी, ये अपने आप में एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। या a प्लस बी की पावर n, ऐसा लिखा हो सकता है। आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और पावर 5, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो सकती है। तो इस टाइप की जितनी भी टर्म्स होती हैं जिनमें दो टर्म है, कुछ पावर्स दी हुई है, दैट इज बाइनोमियल। ठीक है, तो ये बाइनोमियल की फॉर्म होती है। क्या होती है? बाइनोमियल की फॉर्म होती है। जैसे ये वाला है, इसमें आप इसको मान लो ये p है और ये क्या है? q। ऐसा नहीं कि यहाँ पावर 1 ही होनी चाहिए, ये ऐसे भी हो सकता है, उसकी भी पावर कुछ हो सकती है। तो उस वाले केस में p प्लस q की पावर 5 ऐसे हो सकता है। तो इस टाइप की जो टर्म्स होती हैं उनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, आप खुद सोच रहे होंगे कि जैसे n पावर कितनी गिवन है, होल पावर n, यहाँ कितनी गिवन है? 5, या फिर यहाँ गिवन होती 1/3। तो इस टाइप की पावर को कैसे सॉल्व करें, ये हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बाइनोमियल ने एक थ्योरम बताई, उसी को हम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। राइट? सो वो जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। वो लिखी जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n गिवन है। इसको लिखने का तरीका देखिए, a की पावर n, ठीक है, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, a की पावर n प्लस n, a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1, a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 एंड सो ऑन में क्या आएगा? देखिए, n माइनस 1, n माइनस 2, a रेज़ टू पावर n माइनस 3, b की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। कुछ इस टाइप से, यही आपको याद रखनी है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहां बनाई है, यही एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर से देखिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई पावर है, n पावर है, n नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, वो आपका जो है ये वाला नंबर जो है रेशनल नंबर हो सकता है, इस टाइप का। अब उसको हमें पूरे को एक्सप्रेशन की फॉर्म में खोलना है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, a की पावर n, इसकी पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1, इसमें से माइनस 1 करते हैं, फिर b की पावर 1 करते हैं, प्लस n इंटू n माइनस 1, a रेज़ टू पावर n माइनस 2, b स्क्वायर अपॉन, देखिए 2 इंटू 1, इसको लिखा है 2 इंटू 1, और फिर आगे देखिए n माइनस 1
n माइनस टू, a की पावर n माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा b की पावर 3, और नीचे देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि आगे सिमिलरली अगर हम देखें तो आगे क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, a की पावर n माइनस फोर, b की पावर 4 अपॉन 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू 1। इस प्रकार से जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखी जाती है। ऐसी एक्सप्रेशन आपको फिजिक्स में मिलेंगी। जब आपको ऐसी एक्सप्रेशन मिलेंगी तो ये तो n टर्म्स तक जा रहा है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये टफ हो जाएगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने दूसरा प्रोसेस अपनाया। वो दूसरा जो प्रोसेस है उसमें ये है कि अगर हम यहां से ये देखें, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है और b की पावर 3 है, मींस अगर ये वाली टर्म हमें बहुत ही छोटी दी हुई हो, बहुत छोटी, उस वाले केस में हम जो है इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। उसको क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैं बताता हूं। देखिए पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसको इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, इसको सॉल्व करने का तरीका है दिस a प्लस b की होल पावर n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस वन इंटू b। इतना ही लिखना है, अप्रोक्सीमेटली इसको इतना ही लिखना है। बट इतना कब लिखना, उसका सॉल्यूशन अभी दे दिया। यहां से जो है a की पावर n आपने कॉमन लिया, यहां कितना बचा 1 प्लस n a की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n इंटू b, ये लिखा आपने। इसको आपने सॉल्व किया और आपने लिखा a की पावर n 1 प्लस, देखिए ये क्या है n, a की पावर n ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस n, माइनस n से प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा a की पावर माइनस वन। a की पावर माइनस वन का मतलब नीचे जाएगी तो पावर क्या जाएगी, प्लस, मींस नीचे क्या आएगा b, a, और ऊपर क्या रह गया b। दिस इज द एक्सप्रेशन। सो a प्लस b की होल पावर n, ये जो आपने लास्ट में निकाला है, इसको आप ऐसे लिखो, इतना मत लिखो, इसको ऐसे लिखो तो सॉल्व हो गया। बट इसके पीछे लिखने के पीछे कॉज है। वो कॉज क्या है, इसकी कंडीशन है इफ b अपॉन a टेंड्स टू 0, b अपॉन a टेंड्स टू 0, b अपॉन a टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, इस वन के इधर ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं दिस b अपॉन a इज वेरी वेरी लेस देन 1, this b upon a is very very less than 1 means tends to 0। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में होता है उस वाले केस में हम इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को यहां तक लिख सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए a प्लस b की पावर n दिया हुआ है, तो a की पावर n 1 प्लस इस n को यहां ले आओ 1 प्लस n b बाई a, ये आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये होती है आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है और क्या क्या बन सकता है वो भी हम देखते हैं। इसको आप लिख लें, फटाफट बता लें। चलो लिख लिया, पॉज करके लिख सकते हैं, टाइम आपको दे रहा हूं। तो फिर से बोल रहा हूं, आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए।
इसके लिए हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं फिर जिसमें यूज आएगा, जैसे 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। जब 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, इसकी एक्सप्रेशन तो क्या होगी, वो तो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जो मैंने यहां लिखा था। बट अगर इसमें ये कहा गया है पहले से कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x इज व्हाट, b by a, b by a, ये x है, ये 1 होगी। तो इसको क्या लिखा जाएगा, टू टर्म्स तक। देखिए a की पावर n, a कौन है 1, पावर कितनी n, 1 की पावर n 1, मींस ये तो 1 ही आएगा। बचा क्या 1 प्लस n, b by a कौन है x, तो 1 प्लस n x। नहीं आप इमेजिन करो अगर हम वैसे लिखते तो ये n नंबर्स तक जाता, बट उसको हमने सॉर्ट किया, बट उसके साथ कंडीशन क्या लगाई, ऐसे सॉर्ट नहीं कर सकते हम, कंडीशन क्या लगाई, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 मींस x टेंड्स टू 0। अगर ये केस दिया हुआ है तो हम उतनी बड़ी एक्सप्रेशन को अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को आप लिखोगे 1 माइनस एन एक्स। इसके लिए भी कंडीशन क्या है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये ऐसे आप ये समझ सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर n, ये माइनस, इसको यहां ले आओगे तो 1 माइनस एन एक्स ये आ जाएगा। इसके लिए भी x इज वेरी वेरी लेस देन 1, राइट। और ऐसे आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां भी इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 मींस x टेंड्स टू 0। इस प्रकार से जो है हम लोग बहुत बड़ी एक्सप्रेशन को दो टर्म्स में खत्म कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का बेनिफिट है। बट कंडीशन हमेशा याद रखिए, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, दिस टर्म इज वेरी वेरी लेस देन दिस टर्म, ये मान के चलो, जिसको हम b by a कह रहे हैं, दिस, और वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आप लिखिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट 1001 पावर 3, कैलकुलेट 1001 पावर 3। पावर 3 तो इजी में कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा टफ बनाए तो क्या मान लेता हूं, जैसे मान लो 1/3 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। 1001 पावर 1/3, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं करा रहा हूं। सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, बाइनोमियल बनाना पड़ेगा ना, तो इसकी दो टर्म बनानी पड़ेंगी, और दो टर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको लिखा 1000 1 प्लस 1 अपॉन 1000, ठीक है। इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना काम जब आप कर लेंगे तो उस वाले केस के अंदर आपके पास दो टर्म आ जाएंगी,
कितने टर्म आ जाएंगे भाई? 2 टर्म आ जाएंगे। तो करें सॉल्व इसको, 2 टर्म बन जाएंगी। क्या लिख सकते हैं हम ऐसा इसको? 1001, तो ये हो गया 1000 प्लस 1, ठीक है। तो 1001 और 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। हमें चाहिए क्या? 1001 की पावर 1/3। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये कितना है? 10 की पावर 3, 1 प्लस 1/1000 और इसकी पावर कितनी कर देंगे? 1/3। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमें ये मिलेगा 10 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 10। यहाँ 1 प्लस 1/1000 पावर कितनी? 3, ये मिल जाएगा, ठीक है। सो 10 1 प्लस ये कितना आएगा? 0.01 0.001 और पावर कितनी? 1/3, ये आपको मिला। अब देखो इसको, देखिए आप इसको जब हम देखते हैं तो 0.001 इस 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी है, मींस ये टेंड्स टू 0 है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। तो हम कहेंगे 10 और इसके लिए बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 0.001 इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन इसकी जो अपर पावर्स होंगी वो सब कैंसिल हो जाएंगे। एक बात बताता हूं आपको, जो आप एक्सप्रेशन में b देख लेते, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, ऐसे रेगुलर बढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे। तो आप एक चीज नोट कीजिए, अगर ये टर्म बहुत छोटी है, 0.001 है, इसकी पावर 1 मतलब ये का ये 0.001 की पावर 2 इससे भी छोटा होगा, फिर 0.001 की पावर 3 इससे भी छोटा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी अपर पावर्स जो होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करने के कारण ही हमारे पास छोटी सी एक्सप्रेशन बन पाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस nx, n कौन है? 1/3, x कौन है? 0.001, 0.001, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 10.003, ये इसका क्या कुछ आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डिवाइड करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये जो टर्म होती है ये बहुत छोटी होगी तो इसकी पावर्स जो बनेंगी, बड़ी वाली पावर्स बनेंगे 2 3 4 5, वो पावर्स और भी छोटी होती जाएंगी, इसीलिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और हम केवल 2 टर्म्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख लो, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन अगला। लिख लिया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा है वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है, फिजिक्स में यूज कैसे होता है, इसके लिए मैं फिजिक्स के क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ, ठीक है। देखिए, आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी है और उस रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर एक फॉर्मूला है, वो है m = m0/√1 - v²/c²।
ठीक है, 11th क्लास के बच्चे जिनको ये नहीं पता है वो सुन लें इस चीज को, टारगेट वाले समझ सकते हैं। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आइंस्टीन के थ्रू दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है इस फॉर्मूले में कि m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में है उस समय मास उसका कितना माना हुआ है, m नॉट। ठीक है, m क्या है, ये है, तो मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, कि कोई बॉडी जब v वेलोसिटी से मूव करती है तो उस समय उसका मास चेंज हो जाता है। हमें जनरल लाइफ में नहीं लगता, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत कम होती है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि स्पीड अगर किसी पार्टिकल की लाइट की स्पीड के आसपास हो जाए या उसके लगभग इक्वल हो जाए, उस वाले केस के अंदर उस बॉडी का जो मास है वो चेंज हो जाता है, और वो जो मास चेंज होता है उसका फॉर्मूला ये है। ये आप इस तरह से देख ले 11th क्लास के बच्चे, ठीक है, बाद में इसको पढ़ेंगे खूब अच्छी तरीके से। सो m क्या है, मास ऑफ मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी v। अब v क्या है, स्पीड बता दी हमने, ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब हमसे ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसका 10 kg मास है, राइट, और उसकी स्पीड है 3 × 10⁻⁷। देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸। हमने कितना लिया, 3 × 10⁷, लगभग आसपास में है, तो उस वाले केस में इसका मास चेंज होता है। ये दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। और हमसे कहा गया है कि बॉडी का मास है 10 kg। तो पूछा है मास, मूविंग मास पूछा है, मूविंग मास यानी जब ये बॉडी मूव कर रही होगी उस इतनी स्पीड से, इतने किलोग्राम की बॉडी है, तो उस समय उसका मूविंग मास कितना होगा, मतलब आपको ये m निकालना है। समझ में आ गई बात, आपको क्या करना है, ये m निकालना है। तो हम ये m कैसे निकालेंगे, ये हमें सॉल्व करना है। क्लियर, देखिए अब बाइनोमियल हम इसमें कैसे काम में लेते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, m = m0। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख सकता हूं 1 - v² की पावर 1/, ऐसा तो लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं m0, देखो m0 को मैं लिख रहा हूं कितना, 10 गिवन है 10, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर कितनी जाएगी, -1/, तो 1 - v² पावर 1 - -1/2, ये इसकी पावर हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 10, 1 - v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, हमें यहां से दिखता है कि ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। कैसे, देखो मैं v की वैल्यू पुट अप करता हूं, 3 × 10⁷ अपॉन 3 × 10⁸, इसका क्या करना है, स्क्वायर, और पावर कितनी, -1/2। क्लियर, इसको हमने सोल्व किया, 10 1 - 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ कितना होगा 14, और यहाँ कितना होगा 16, ये 16 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा 16, और ऊपर कितना है 14, तो -1/2, माइनस की पावर जो है 2 बच जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/100। देखिए 10 की पावर 2 बचेगी यहाँ पे, तो 1/100, राइट, और पावर कितनी, -1/2। सो दिस 10, अब देखिए 1 - 1/100, 1/100 क्या है, इस 1 से बहुत कम, ठीक है। इस वाले केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उस वाले केस में ये आपका हो जाएगा 1 - n कितना है, -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n × x, x कौन है, ये तो हो गया 1/2, और ये हो गया 1/100, ऐसे हो जाएगा। सो आंसर हुआ 10, 1 + 1/200। इसको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पे आएगा ये 10.05 kg के आसपास। ये आपका आ गया मूविंग मास, यानी वो बॉडी जब रुकी हुई होती है उस समय उसका मास कितना था, 10 kg,
लेकिन अगर उस बॉडी की स्पीड इतनी कर दी जाए 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, उस वाले केस में उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, वो जाएगा 10.05 kg। क्लियर हो गई बात? तो चेंज भी होता है मास, इतनी स्पीड हो जाती है, तो ये भी यहां से प्रूफ होता है। और दूसरा हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसमें कैसे काम में लेते हैं ये आपको समझाता है, तो आप इसको पूरे को लिख लें। लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट, थोड़ा मैं साइड में जाता हूं, लिख लो। लिख लिया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। अगला क्वेश्चन गिवन है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g dash at h height, g dash is equals to gr square upon 1 plus h, ठीक है, 1 plus h by r, या r plus h दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो ले लेते हैं, r plus h, r plus h, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, gr स्क्वायर अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन ये कहता है इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन प्रूव क्वेश्चन लिख लो, बराबर क्वेश्चन लिख लो, ये हमें प्रूफ करना है। अब टारगेट के बच्चे तो इसके बारे में जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, लेकिन 11th क्लास के बच्चे नहीं जानते, उनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे कंप्लीट चैप्टर आपका आगे जाके आएगा, वहां भी आप इसको पढ़ोगे, बट हम लोग बाइनोमियल को समझने के लिए इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए कहता क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट g डैश इज इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये गिवन है। ये क्या होता है थोड़ा सा सुनिए। देखिए आप क्या जानते हो कि हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है 10th तक, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये कांस्टेंट यहाँ आसपास में ही होती है। अगर हम अर्थ से इस वाली पूरी अर्थ से डिस्टेंस पे जाएंगे, वैसे वैसे g की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, मतलब वो 9.8 तो नहीं रहेगी, चेंज हो गई, इसलिए उसको क्या लिख लिया g डैश। ऐसे जब अंदर जाएंगे खड्डा खोद के, उस वाले केस में भी g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 होता है, जो सरफेस पे होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये कहता है कि यहां अगर चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि h हाइट पे अगर ये अर्थ है तो इससे h हाइट पे यहां g डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, ये आप मान लो, ठीक है। अब कहता है कि g डैश इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, h हाइट है और r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर कहता है इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, h इज वेरी वेरी लेस देन r मींस r आपकी कितनी होती है पता है आपको, 6.4 into 10⁶ मीटर, मतलब 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है। और मान लो हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस से 5 मीटर पे गए, वहां g की वैल्यू निकालना चाहिए,
तो 5 मीटर जो है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर से बहुत ही कम वैल्यू है उसकी। इसीलिए बोला h वेरी वेरी लेस देन r होगा, तब बताइए g डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इन्होंने बोला वो आपका आंसर ऐसा आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखते हैं बाइनोमियल के अकॉर्डिंग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको बोला गया है g डैश इज इक्वल टू g, इसमें से अगर आप r स्क्वायर कॉमन लेते हो, ऊपर तो क्या है gr², नीचे आपने क्या ले लिया कॉमन r², तो अंदर कितना बचा 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ऐसे ले लेंगे। और इस r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ये मिल गया आपको। अब इसमें हमने लिखा z डैश इज इक्वल टू z 1 प्लस h/r पावर -2, ये जो नीचे था इसको ऊपर ले गए तो माइनस का पावर 2 हो गया। अब इसको देखिए आपके पास दो टर्म है 1 एंड 2, दिस इज 1 और दिस इज x, ठीक है। तो वैसे तो हमारा आंसर इतना ही हुआ, बट कंडीशन अगले ने क्या बोली कि ये अगर होता है तो प्रूफ करो ये आना चाहिए, और ये अगर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी और न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी तो ये पूरी टर्म इस a से बहुत ही, इस 1 से बहुत ही स्मॉल होगी। इसका ये मतलब हुआ, हमने कहा सिंस h इज वेरी वेरी लेस देन r, h इज वेरी वेरी लेस देन r, then h/r very very less than 1, h/r very very less than 1 हो जाएगा। इससे मींस ये हुआ कि h/r किस तरफ मूव करता है, जीरो की तरफ, बट जीरो तो नहीं है, ठीक है, जीरो तो फिर एक्सप्रेशन ही नहीं बनती, बट वो बहुत कम वैल्यू है। अगर वो बहुत कम वैल्यू है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन लेके। इसकी जो भी अपर पावर्स होंगी उन सबको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और आप यहां से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो लिखोगे g डैश इज इक्वल टू g1 प्लस, अब ये -1 आ गया तो यहां क्या हो जाएगा -2, ये n की वैल्यू हो गई h/r, तो 1 - 2 h/r, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, अब आप देखो ये g डैश है, जैसे मैंने बोला था 5 मीटर किसकी वैल्यू मानी थी मैंने अभी, h की, तो अब यहाँ 5 मीटर, यहाँ लिखो 6.4 इंटू 10⁶, फिर इसको पूरे को सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर देखो कितना आता है। ये g की वैल्यू में समझ में आता है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पहले से क्या आएगी, कम आएगी, उस g डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से जो है इसकी एप्लीकेशन होती है फिजिक्स के अंदर, अलग अलग जगह पे। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे, उन सब के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का जो है यूज होता है, बहुत सी जगह पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, इसलिए बाइनोमियल थ्योरम आपको आनी चाहिए, ठीक है। फटाफट आप इसको उतारो। ये आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। बहुत अलजेब्रा में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे आपका एपी होता है, जीपी होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो आप लोग जानते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। वो भी कभी कभी हमारे काम में आते हैं, जहां काम में आएंगे मैं वहां बता दूंगा, ऐसी भी बात नहीं, बट मैं इस वीडियो लेक्चर में उनको लाना नहीं चाह रहा हूं इतना, ठीक है ना। वो सिंपल जनरल सी बातें हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
और ठीक है ना, एक है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये दो आपको स्टडी करनी है, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में। और वैसे जहां जहां हमारा क्वेश्चन आएगा मैं इन दोनों की डिस्कशन कर लूंगा, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो नए लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री। और ये आप जनरल स्टडी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में बता दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस नेक्स्ट लेवल लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें, लिख लें, इसके जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद और जय स्वर्णिम। तो चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग ले लेते हैं कुछ छोटे से टॉपिक है दो। एक है एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ए प्लस बी, ए प्लस 2b अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हियर a इज व्हाट? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, राइट। और d इज व्हाट? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा देखिए, जैसे a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस a प्लस d, इसको माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहां से जब इसको सॉल्व कर दिए कैंसिल हो जाएगा, और 2d में से d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस d, तो आपका d बच जाएगा, ठीक है। 2d में से d को अपन माइनस करेंगे तो d बच जाएगा। ऐसे आप यहां भी देख सकते हैं a प्लस b माइनस a, दिस इज इक्वल टू d। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये इसके आगे वाले टर्म्स में से इसको माइनस करेंगे, सब में एक कॉमन डिफरेंस आएगा, वो क्या है? d है, राइट। ओके, जब ऐसा हो गया तो उस वाले केस में इस AP का सॉल्यूशन क्या है? तो इस AP का जो सॉल्यूशन आएगा, हमारे पास 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स है। तो n टर्म्स का सम क्या होता है? तो देखिए हमने बोला सम ऑफ n टर्म्स। ऐसे अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स तो पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी, फिर उस पूरी एक्सप्रेशन को फिर सॉल्व करना प्रॉब्लम करेगा, इसलिए उसको भी हमने क्या कर लिया? शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया। और सम ऑफ n टर्म्स जो होता है उसको हम Sn से शो करते हैं, वो होता है n/2। यहां लिख लो फर्स्ट टर्म प्लस यहां लिख लो nth टर्म, बस इतना सा। फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म में क्या कर दो? n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो a है, और ये कितना? n/2 a, ठीक है। प्लस ये लास्ट वाली टर्म कितनी आ रही है? a n-1 इंटू d। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप की कोई भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है उसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। बस आपको पहचानना है। पहचानने के लिए क्या देखोगे? फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, सेकंड टर्म जो आ रही है ये वाली, और थर्ड टर्म जो है थर्ड में इसको माइनस करो, फोर्थ में 3 वाले को माइनस करो, फिफ्थ वाले में से 4 वाले को माइनस करो, तो आपके पास एक कॉमन डिफरेंस आना चाहिए।
और अगर वो कॉमन डिफरेंस आपके पास आता है दैट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और अगर उस वाले केस में आपको सम करना पड़े, नंबर ऑफ टर्म्स को सम करना पड़े, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने बोला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्वेश्चन बोला हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का आपको क्या करना है, सम करना है। जब n नेचुरल नंबर्स का आपको सम करना है तो उस वाले केस में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू n तक चलेंगे, ये आपके पास जो है नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स को आपको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये होगा। अब n नंबर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, तो Sn इज इक्वल टू कितना होगा, n बाई 2, यहां क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म n, तो n अपॉन 1 प्लस n, सो दिस Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये अब आप n की वैल्यू पुटअप करते जाइए और आपको जो है सबका एडिशन मिल जाएगा बाय द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इस टाइप से जो है हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन काम में आएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कभी कभी आपको ये यूज आएगा, आपके पास ऐसे बड़ी सी इक्वेशन मिल जाएगी, उसको फटाफट छोटा सा रूप इसका आप बना सकते हो, छोटी सी फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, ये टूल्स रहेंगे हमारे, सब कुछ आते हुए अगर ये नहीं आएगा तो फिर अटक जाएंगे। इसलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उतार ले सभी लोग। उतारो फटाफट उतारो। ये होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। चलिए अब हम बात करते हैं जीपी की। जीपी ये शायद आपको नहीं पता, मैथ्स वाले बच्चे तो क्या मैथ्स में पढ़ लेंगे, पर नीट वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ जीपी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसी होती है, उसकी क्या पहचान होती है, वो हमें देखना है। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है, इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n माइनस 1। इस टाइप से जो हम लिखी हुई एक्सप्रेशन होगी वो होगी आपकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन। समझ में आ गई क्या बात? ये जो लिखा आपने ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n माइनस 1, इस टाइप की कोई फॉर्म आपको गिवन है, इसका मतलब वो कौन सी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब इसको कैसे पहचानेंगे वो देखिए। हियर ए क्या है, वही चीज आपकी फर्स्ट टर्म, ए क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, देखिए आर है कॉमन रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या होगा उसको देखिए आप। जैसे हमने कहा ए आर स्क्वायर, इसमें किसका डिवाइड करो, ए आर का डिवाइड करो, तो आपके पास क्या बचेगा, आर। यहां से देखो ए आर अपॉन इसमें ए का डिवाइड करो, क्या बचेगा, आर। इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, सब में रेशियो कितना आएगा, आर। तो ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ऐसे हम जो है कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की जो आपको इक्वेशंस मिलती है, चाहे वो प्लस मिले माइनस मिले, जैसा भी मिलता है आपको, उसको जो है आप ऐसे
समझ लेंगे, उसकी फर्स्ट टाइम आप लिख सकते हैं और r की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये r कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें आपसे पूछा है सम ऑफ n टर्म्स एस ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर एन की पावर -1, ऐसे सम ऑफ n टर्म्स हमसे पूछा जाए तो उस वाले केस में इसका Sn क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाता है तो इसका Sn क्या होगा? ठीक है, ये दो, एक और आता है इसके अंदर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसमें दो आते हैं, एक n तक पूछा जाता है हमसे और एक इनफाइनाइट तक पूछा जाता है। क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म्स होती हैं a 1 माइनस r की पावर n अपॉन a माइनस r, और ये होता है दूसरा इंफिनिटी के लिए, वो होता है a अपॉन a माइनस r। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। दिस वन, अगर आपसे कहा गया a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस n तक चल रहा है, उस वाले केस में इनका सम होता है Sn a 1 माइनस r की पावर n अपॉन a माइनस r। a की वैल्यू ये वाली पुट अप करोगे और r की वैल्यू इनका क्या निकालोगे? कॉमन रेशियो, वो यहां पुट अप करोगे। ठीक है, वो यहां आ जाएगा, n इसका जो है इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इससे Sn मिलेगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर आपके पास ये n तक नहीं गिवन हो और यही छोड़ दो, ऐसे चलने दो, कहां तक? इनफाइनाइट तक, तो उस वाले केस के अंदर जो आता है आपका, उस वाले केस के अंदर ये आंसर होगा, क्योंकि वो n कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो r की पावर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, वो जो है 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? a 1 माइनस 0, तो बचा क्या? a अपॉन a माइनस r। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो इससे पहला वाला हमने जो पढ़ा था उससे ज्यादा ये आपके काम में ज्यादा आता है, इसलिए आपको जीपी पता होना चाहिए, खास तौर से नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे, जेई वाले बच्चों को तो मैथ्स में पढ़ लेते हैं बट नीट वाले इसको नहीं पढ़ पाते, इसलिए जीपी जो है नीट वाले बच्चे अच्छी तरह से कर लें। फटाफट बता लो, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है, जा रहा है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, इनफिनिट लिखा हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना, आंसर निकालना कितना आ रहा है। चलो भाई खुद करो पहले। इनफाइनाइट मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या a चाहिएगा r चाहिएगा? बोलो a क्या होता है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। बोल r कितना है? इसका इसमें डिवाइड कर दो, 1/4 का 4 में डिवाइड करो 1/2 का, तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। कितना आया? 1/2। चाहे आप आगे से निकाल के देखो तब भी कितना आएगा? 1/2। सो r की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1/2। तो बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितनी हो जाएगी? s infinite is equals to a upon a minus r, और this is equals to a 1 upon 1 minus 1/2, this is equals to 2. so this is s infinite। तो s infinite की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी इसको अगर इनफाइनाइट नंबर्स तक इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, राइट? ओके, सो ये आपका हो गया अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए सभी टॉपिक्स को आप 1 by 1 जो है स्टडी करते रहे। थैंक यू।